आपका आज के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। दर्शकों, आज हमारा जो कार्यक्रम है वो लाइव फ़ोन इन है और हमारे टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे आज के टेलीफोन नंबर्स 075526600049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो है 1800233040। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मतदान के बारे में, क्योंकि आज है तीसरा चरण, 7 मई तारीख है आज, और आज के दिन चुनाव का जो मुद्दा है वो विशेषकर हम आपके साथ साझा करेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सबसे पहले जान लेते हैं आज की तिथि। आज की तिथि है कि जैसे तारीख है आज 7 मई 2024, विक्रम संवत 2081, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो दर्शकों, ये थी आज की तिथि और आज की तिथि के साथ ही आज के दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का इतिहास। आज का इतिहास बहुत ख़ास है क्योंकि आज तारीख है 7 मई और 7 मई के दिन 1861 में प्रसिद्ध बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार और निबंधकार, साथ ही चित्रकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। उन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जीता था, उन्हें प्रदान किया गया था। 1907 में मुंबई में बिजली से चलने वाली पहली ट्रॉम कार आज ही के दिन चलाई गई थी। 1912 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विभिन्न श्रेणियों में पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान करने की योजना को आज ही के दिन मंजूरी दी थी। इसकी शुरुआत जोसेफ पुलित्ज़र ने की थी। वहीं 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं की वोट देने की जो आयु है वो 30 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। 1978 में एवरेस्ट का पहला गैर ऑक्सीजन अभियान आज ही के दिन सफलतापूर्वक किया गया था और 1990 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देवी रोग के उन्मूलन की घोषणा आज ही के दिन की थी। वहीं 1992 में एंडेवर ने अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। इसी के साथ 1990 में स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार आज ही के दिन प्रदान किया गया था। तो दर्शकों, ये था आज का स्वर्णिम इतिहास जो हमने आपको बताया, क्योंकि इतिहास के पन्ने पलटना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज जो है वो कल हमारा इतिहास बनता है। तो चलिए इतिहास के बाद अब जानते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है कि जिस देश के युवा जागृत होंगे वह देश कभी पराधीन नहीं होगा। जी हाँ दर्शकों, ये बहुत ही सुंदर सुविचार हमने आप सभी के बीच में रखा है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न वो ये है कि आज है हमारे देश में आज चुनाव की 3rd फेज़ का चुनाव है, यानी तीसरे चरण का चुनाव है। 7 मई को आज चुनाव है और हमारे देश में जो युवाओं की संख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज युवा हमारे वोट डालने वाले हैं। फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो भी आज वोट डालेंगे। तो ये जो विचार है कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत मोटिवेट करता है। तो जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि आज हम बातचीत करने वाले हैं कि चुनाव यानी मतदान है। आज मतदान क्यों ज़रूरी है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है। तो आज का जो विषय है, आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं कि आज मतदान आपका अधिकार है, कर्तव्य है, क्यों ज़रूरी है, इस पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आज जैसा हमने आपको बताया कि मतदान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो ज़रूरी है कि हमें हमारे समाज के चौथे स्तंभ को भी निमंत्रण देना चाहिए और पता करना चाहिए कि आज हमारे देश में क्या घटित हो रहा है, किस तरह का माहौल है। तो आज हम इस चर्चा में शामिल करने वाले हैं हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे हम आपको परिचित करवाने वाले हैं। हमारे साथ हैं आज राघवेंद्र सिंह जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। और दर्शकों, हमारे साथ एक और पत्रकार हैं डॉक्टर विधुलता जी, जो कि बहुत अच्छी पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम। तो दर्शकों, जैसे मैंने बताया कि आज हम मतदान पर चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं आपको जाननी ज़रूरी हैं और वोट करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है सर आपसे कि वोट देना क्यों ज़रूरी है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप बताएं कि वोट देना कितना ज़रूरी है। देखिए, लोकतंत्र के मायने तो आमतौर से सबको पता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने सबको बहुत एजुकेट कर दिया है। लेकिन जहाँ तक लोकतंत्र में वोट की बात है, इसको हमारे पुरखे
यानी हम आज़ादी के पहले की बात करें तो वो इस बात के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर इस मकसद को हमारे साथ लेकर आए हैं कि पहले तो सरकारें बदलती थी युद्ध के ज़रिए, हिंसा के ज़रिए। जब तख्ता पलट होता था उसमें हज़ारों की तादाद में लोग मरते थे, फिर खून खराबा होता था और बाद में जीती हुई सेना उस इलाके को लूटती थी। तो बड़ा भीभत्स और एक तरह से डरावना दृश्य होता था। गुलामी के बाद जब आज़ादी हमको मिली तब हमारे राजनीतिक पुरखों ने, सामाजिक पुरखों ने इस बात की हमको व्यवस्था दी कि हम सरकार को बदलने के लिए एक मतदान में ठप्पा लगाकर चुनाव में सरकार बदल सकते हैं। और तकनीक ने अब हमको ठप्पा लगाने के बाद बटन दबाकर सरकार बदलने का अधिकार दिया है। मैं ठप्पे का शब्द का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि पहले ताकत लगानी पड़ती थी सरकार को बदलने के लिए, अब केवल आप बटन को उंगली से छुएंगे और सरकार बदल जाएगी। ये इतना आसान तरीका है सरकार बदलने का जो अकल्पनीय था। अगर हम आज से 60-70 साल पुरानी बात करें तो हमको अधिकार तो मिला है। जिस बात की हम चर्चा आज करना चाहते हैं वो ये कि सरकार बदलने के लिए या लोकतंत्र में लोगों को जिताने के लिए आपको मतदान करना ज़रूरी है और वो आपका कर्तव्य है। दरअसल लोकतंत्र में लोग अधिकार की बातें बहुत करते हैं। आज के दिन हम मतदान के दिन इस बात की बात कर रहे हैं कि मतदान करना हमारा कर्तव्य है। अगर कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगे तो फिर हम सरकारों से शिकायत करने के हकदार नहीं रहेंगे क्योंकि आपने वोट तो डाला ही नहीं। ये मेरा बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि ये जो आपका मतदान है वो आपका एक अधिकार तो है ही, साथ साथ आपका कर्तव्य भी है। क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए भारत के या किसी भी देश के नागरिकों का योगदान होता है, उसी के आधार पर हम एक अच्छी लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। और आज इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी को सहयोग करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ डॉक्टर विधुलता जी भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मैडम कि जो महिलाओं के क्षेत्र में अगर देखें तो मतदाताएँ हमारी महिलाएँ भी हैं, उनका क्या इतिहास रहा है? सबसे पहले तो ये जाने, क्योंकि पहले जिस तरह से वोटिंग होती थी या मतदान किया जाता था, महिलाओं की क्या इतिहास है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर पूरे विश्व में देखा जाए महिला मतदान हेतु उन्होंने किस तरह का संघर्ष किया, इस पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल दृष्टि से ही देख रहे हैं हम कि सबसे पहले 1700-1800 में न्यू जर्सी, स्वीडन और अन्य उपमहाद्वीप जैसे देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ और आधा सशर्त अधिकार प्राप्त हुआ, पूरी तरह से नहीं। इसके बाद में पश्चिमी अमेरिका के एक राज्य वायोमिंग में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ और 10 दिसंबर था वो, 10 दिसंबर 1869। तब इसके बाद में उस दिन को वो लोग मताधिकार के दिवस के रूप में आज तक मनाते। इसके बाद भारत की बात पर आते हैं तो सबसे पहले सरोजनी नायडू जी ने 14 प्रमुख महिलाओं को साथ लेकर जब मताधिकार का एक विधेयक पारित होने वाला था या उस पर काम किया जा रहा था, तब उन्होंने उन 14 महिलाओं के साथ, प्रमुख महिलाओं के साथ भारत की, उसका नेतृत्व किया और उसके भी 2 साल बाद में मताधिकार प्राप्त किया। इस तरह से देखें तो मत देने का एक महिलाओं ने कड़ा संघर्ष किया और इसके बाद में भारत में भी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई और महिलाओं ने पहले महिलाएं निकलती नहीं थी घर से वो, और अगर निकलना शुरू किया तो फिर बाद में उन्होंने पति को फॉलो किया, अपने पति के साथ में। मैं अभी एक दिन एक स्लोगन पढ़ रही थी कि पति को नहीं, व्यक्ति को देखिए। तो वो अब एक बदलाव आ रहा है कि महिलाएं पहले जहां पति ने दिया है वहीं उसको वोट देना है, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब ऐसा हो रहा है कि महिलाएं अपनी स्थिति समझ रही हैं, उन्हें पता है, अपनी पसंद नापसंद के अनुसार वो मत दे रही हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है और एक बड़ा 10 सालों में ये एक बड़ा बदलाव आया है और महिलाएं घर से निकल रही हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया ना विधुलता जी कि जो बदलाव है वो महिलाओं में बहुत आया। पहले जो सोच थी कि हमारे घर में जिसको वोट डालने के लिए एक बड़ा मुखिया घर में बोल देता था, सब जाकर वही वोट डाला करते थे। यही कहना चाहिए। लेकिन अब आज जो समय परिवर्तित हुआ है, स्थिति बदली है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, तो कितना सही मानती हैं आप इसे कि आगे चल के जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको इसका लाभ मिलेगा? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। राघवन जी भी देख रहे हैं, हम लोग साथ में ही हैं
पिछले 15 सालों में सरकारों ने भी बहुत काम किया है मतदान के ऊपर। अभी देखिए आप विधानसभा की चुनाव में धार जिले का एक उदाहरण देती हूँ। धार जिले में काफ़ी काम किया गया है और आंगनवाड़ियों के माध्यम से मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ, तो वहाँ बुलाकर उन्हें अवेयर किया गया है, उन्हें इस मतदान के लिए साक्षर किया गया है। और 134 जिलों में मुख्यालयों पर 134 मुख्यालयों पर रैलियां का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को घर से बाहर निकाला गया, उन्हें बताया गया कि आपका अधिकार क्या है और आप ये मत का उपयोग क्यों करना है, ये सारी चीज़ें की गई है। भोपाल कलेक्टर ने भी अभी कुछ दिनों पहले एक क्विज कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर किया था और उसमें कौन बनेगा वोटर नंबर 1, इस तरह से युवाओं को आकर्षित करने के लिए भी मतदान पे काफ़ी काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। और अभी 10 सालों में तो धुरंधर काम कहना चाहिए मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। आपने जैसा राघवेंद्र जी आपने इतिहास के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे यहाँ चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो किस तरह से थी। अब मुझे ये बताइए कि जो कैसे काम करता है, जो चुनाव होता है वो कैसे काम करता है, मतदान का जो प्रक्रिया शुरू होती है वो कैसे काम करती है, जो लोग नहीं जानते उनको बताएं आप। देखिए, मतदान की प्रक्रिया से पहले हम ये समझ लें कि किस तरह से पार्टियां प्रत्याशियों का चयन करती हैं। जी। पार्टियां उम्मीदवारों को उन लोगों को सामने लेकर आती हैं जो जनता के बीच में सक्रिय होते हैं और उनको लगता है कि इनके नाम पर वो चुनाव जीत सकते हैं और उनको वोट मिल सकते हैं। तो पार्टियां प्रत्याशी का चयन करती है और बेहतर प्रत्याशी देने की कोशिश करती है ताकि उनके नाम पर लोग वोट डालने आएँ। अगर हम देखते हैं कई बार कि प्रत्याशी बड़े कमज़ोर किस्म के होते हैं जिनका जनता से संपर्क नहीं होता है, तो फिर वोटर की भी उनके प्रति रुचि नहीं होती है और उससे मतदान का प्रतिशत भी घटता है और लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था भी कम होती है। तो सवाल है कि अच्छे प्रत्याशी खड़े हों और उसके बाद अच्छे प्रत्याशी को जिताने के लिए वोटर निकल कर बाहर आए और वो तय करे कि हमने अच्छा उम्मीदवार चुना, अच्छा प्रतिनिधि चुना है। क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर खराब उम्मीदवार भी कई बार जीत कर आते हैं, क्योंकि वोट सबको पता है, जिसके समर्थक होते हैं वो व्यक्ति अपने समर्थकों से आह्वान करता है और उसके पक्ष में वोट डालते हैं। अगर आपने वोट नहीं डाले तो फिर ऐसे लोग जीत कर आ जाएंगे जो योजना के तहत मतदान कराते हैं और वो चुनाव में जीत कर आते हैं। तो सवाल प्रोसेस का ये है कि जब मतदान में आप भाग लेते हैं उसके पहले नामांकन दाखिल होता है। नामांकन दाखिल होने के बाद फिर उनके नामांकन पत्रों की जांच की जाती है। जांच करने के बाद फिर ये तय होता है कि कितने नामांकन इसमें सही पाए गए हैं, बाकी रद्द हो जाते हैं। और उसके बाद 2 दिन मिलते हैं नामांकन वापसी के लिए और उस वापसी के बाद फिर जो बचते हैं वो अंतिम प्रत्याशी होते हैं और उनको लेकर फिर मतदान होता है। और उस काम को करने के लिए सरकार का जो तंत्र होता है, जो मशीनरी होती है वो काम करती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसमें मतपेटियाँ लेकर जाने वाली टीम, फिर पीठासीन अधिकारी, फिर सुरक्षा बल और उसके साथ साथ मतदान केंद्र पर होने वाली व्यवस्था वोटर के लिए, वो सब चीज़ें इतनी चाक चौबंद होती है। चुनाव के दिन आप देखिए कि भारत की बात करूं तो सारी व्यवस्थाएं कई बार गड़बड़ होती है, लेकिन चुनाव की व्यवस्था को कभी भी हमने गड़बड़ होते हुए नहीं देखा। बहुत रेयर केस होते हैं जहां गड़बड़ होती है, नहीं तो सबको पता है कि चुनाव का मामला है, आदमी बीमार हो, सरकारी कर्मचारी कुछ भी हो, वो आता है जब तक कि वो अशक्त रूप से बीमार न हो जाए। तो सरकार बहुत ध्यान देती है, सरकारी तंत्र इस पर बहुत मेहनत करता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम वोट देने जरूर जाए, क्योंकि वहाँ आपके खाने पीने से लेकर दवाई का इंतज़ाम होता है, पानी की व्यवस्था होती है, गर्मी के मौसम में पंखे भी लगे होते हैं, ट्यूबलाइट का इंतज़ाम भी होता है, रोशनी की व्यवस्था भी होती है, सुरक्षा भी होती है। तो वो सब चीज़ें ऐसी है, सरकार ने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, सिर्फ हमको वोट देने की ज़रूरत है ताकि अपने पसंद का प्रत्याशी चुने और अपने पसंद की सरकार बना पाए। जी, तो सर एक जो बहुत अच्छी आपने प्रक्रिया बताई, उसके बाद मुझे सर ये जानना था, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा वोट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों को कितना मद्देनज़र रख के हमें मतदान करना चाहिए? देखिए, मैं इसको महिला वोटर से जोड़ूंगा। जी। एक ज़माने में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, फिर महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। उसके बाद उनकी संख्या काफ़ी कम थी और जो संख्या थी वो भी घर के मुखिया या मोहल्ले का जो मुखिया होता था उस हिसाब से पुरुष और महिलाएं वोट करते थे। अब जो पिछले 20 साल में 15 साल में बदलाव आया है, देश की आधी आबादी, दुनिया की आधी आबादी महिला होती है और महिलाओं के सक्रिय होने से लोकतंत्र का दृश्य बदल गया है। अब महिलाओं के वोट से लोग भारी बहुमत से जीतते भी हैं और महिलाओं के वोट से सरकारें बदलती है।
कई बार पुरुष किसी पार्टी के पक्ष में होता है, लेकिन हमने देखा कि महिलाओं के वोट से वो पार्टी हार जाती है। और महिला की जो शक्ति है, जब वो वोट में तब्दील हुई, तो आप देखिए कि पिछले चुनाव की हम बात करें, हर पार्टी ने महिलाओं को महत्व दिया। उन्होंने इस बात का दावा किया कि वो उनको टिकट बड़ी संख्या में देंगे, और फिर महिलाओं ने भी इस बात को बताया कि अगर आप हमको महत्व देंगे तो फिर हम लोगों को जिताने, हराने में, सरकारें बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पिछले 2 चुनाव में तो कम से कम ये देखने को मिला है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान दिया, और जिस चुनाव में महिलाओं ने मतदान बढ़ चढ़कर किया है उसमें नतीजे भी बहुत चौंकाने वाले आए हैं। तो महिलाओं का मामला, वोटर का मामला, उस पूरे लोकतंत्र में अगर शक्ति दी है तो महिलाओं के मतदान की संख्या बढ़ने से मिली है, और हमें लगता है कि इसको लगातार आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये कम से कम इसलिए भी ज़रूरी है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, और वो अब किसी के कहने पर वोट नहीं दे रही, वो अपने पति, अपने बेटे के कहने पर भी वोट नहीं देती। अब तो कई बार ये किस्से आते हैं कि पति किसी और को वोट देकर आ रहा है और पत्नी ने किसी और को वोट दिया है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत भी है और लोगों की वैचारिक शक्ति को भी बताता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। आप जैसे आपने बताया कि महिलाओं का जो एक अवेयरनेस बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। बट हम हालिया अगर देखें तो सर अभी जो पिछले 2 बार की अगर तुलना करें तो अभी दो चरण हुए हैं हमारे यहाँ। 19 और 26 अप्रैल को जो चरण हुए थे उसमें वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम बताया जा रहा है, तो उसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो घटा है वो उसने सबको चौंकाया भी और चिंतित भी किया है जी। उसकी वजह ये लगती है कि इतनी चुनाव के पहले इतना माहौल बन गया था, कई बार चीज़ें बहुत अर्ली हो जाती हैं और उस वजह से उत्साह कम दिखता है। तो उत्साह कम दिखा और उसका असर दिखा मतदान पर। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि चुनाव आयोग जागा, पहले से सक्रिय था, फिर पॉलिटिकल पार्टियां जागी, इसके बाद सामाजिक संगठन जागे, फिर मीडिया ने भी इस पर बहुत काम किया। और हमें लगता है कि आज का जो मतदान का चरण चल रहा है, इस चरण में, तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत 70 के आसपास रहने की संभावना लग रही है। और ये पिछले 2 चरणों से काफ़ी ठीक रहेगा, और जो चौथा चरण आएगा हमें लगता है कि वो शायद 75 को टच करेगा। तो भारत के लोगों की सबसे खास बात यह कि वो बहुत जल्दी आराम की स्थिति में आते हैं। तो हमें लगता है कि कंफर्ट जोन में थे, पार्टियां जागी, प्रत्याशी जागे, सरकार ने भी इस पर बहुत मेहनत की, मीडिया मेहनत कर रहा है, तो इसका नतीजा दिखेगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, उसका उनको अंदाज़ा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा आलस कर रहा है, घर में बैठा हुआ। लेकिन ये आलस का वक्त नहीं है, अब आज भी मतदान हो रहा है, लोगों को निकलना चाहिए इस समय, क्योंकि धूप अभी आज तेज़ है। तो बेहतर है कि आप 10 बजे तक, 11 बजे तक मतदान काफ़ी तेज़ कर दें, लोग घरों से निकलें बाहर, और साथ में वो पानी लेकर जाएं, जेब में प्याज भी रखें ताकि आपको लू ना लगे। और बाकी कुछ होगा तो फिर मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉल का इंतजाम भी है, डॉक्टर्स भी हैं और पानी की व्यवस्था भी है। तो मतदान को 12 बजे के पहले काफ़ी बड़ी संख्या में करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबको पता है कि फिर मतदान का दूसरा फेज़ जो होता है वो 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद लोग पहुँचते हैं। मैं इसमें एक अंतिम बात और जोड़ दूँ कि अगर आप 5 बजे के पहले मतदान केंद्र में पहुँच जाते हैं तो फिर कितनी भी लंबी लाइन हो, आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए जो लोग किसी वजह से लेट पहुँच रहे हैं वो कम से कम 5 बजे के पहले मतदान केंद्र पहुँच जाए। आपको वहाँ टोकन मिलेगा पीठासीन अधिकारी के द्वारा, और जैसे टोकन मिलेगा आपका मतदान देने का मामला पक्का हो जाएगा। मैं एक बात जोड़ना चाह रही थी राघवेंद्र जी के इस बात में कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो उसका एक कारण मुझे जहाँ तक लगता है कि उम्मीदवारों का चयन शायद थोड़ा सा देर से हुआ है, और तब तक जनता ये अपना दिमाग मेंटल रूप से ये नहीं बना पाती कि उसे किसको देना है, और बहुत कम समय में अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए वो असमंजस की स्थिति में रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि एक सही समय पर आप सही डिसीजन लें, और एक मतदाता होने के नाते जो आपका अधिकार है, मैं तो कहती हूँ ये बहुत बड़ा कर्तव्य है आपका एक समाज के प्रति, देश का निर्माण करने के प्रति, कि अगर आप अपने लोकतंत्र का निर्माण करने का अधिकार आपको प्राप्त है तो आप अपने हिसाब से जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको अपने हिसाब से आप चुनकर लाइए। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, थोड़ी सी कठोर है जी। अगर हम मतदान नहीं करते हैं, जिसके लिए हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष किया है, महात्मा गांधी से लेकर हम सरदार पटेल और सब लोगों की बात करें, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मतदाता के द्वारा, ये मेरी अपनी निजी राय है कि अगर उसने 1 या 2 चुनाव में मतदान नहीं किया है तो इस तरह की कोई कानून में, कुछ संविधान में व्यवस्था की जानी चाहिए कि उसका वोटिंग राइट सस्पेंड कर दिया जाए 1 या 2 चुनाव के लिए। क्योंकि
भारतीय लोगों की, खासतौर से इंसान की, मानव की आदत है कि जब तक उसको सजा ना मिले, दंड ना मिले, तब तक वो अधिकार के प्रति जागृत नहीं होता। अधिकार की तो बहुत बात करता है, कर्तव्य के प्रति जागृत नहीं होता। बिल्कुल अगर वोट एक बार ना डालें तो हो सकता है कि कोई कारण होगा, जी। दूसरी बार ना डालें तो उसके वोटिंग राइट को सस्पेंड करने की बात होनी चाहिए। हालांकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ूंगा कि अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। जी हो सकता है कि आने वाले समय में हम घर से बैठकर भी वोट डाल सकते हैं। जी अभी तक तो सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए टीम जाती है घर पर और उनसे वोट मतदान कराती है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है 5 साल बाद नहीं, लेकिन 10 साल बाद लोग घर से बैठकर, जैसे मोबाइल से आप पैसा बैंक में डालते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, तो जब पैसा आप डाल सकते हैं निर्विघ्न रूप से, बिना किसी डर के, वैसे वोट भी पड़ सकते हैं। और अगर ये व्यवस्था होगी तो हम ये मान सकते हैं कि भारत में फिर 100% मतदान की तरफ हम बढ़ बिल्कुल जाएंगे सर। और ये मामला 95% से ऊपर होगा। लेकिन बिल्कुल। तकनीक की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। सर, एक हमारे कॉलर हैं फ़ोन पर, जी, डॉक्टर प्रदीप साहू जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। हाँ सुष्मिता, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ भोपाल से। जी जी, बताएं अपना प्रश्न करें। सबसे पहले तो विशिंग यू ऑल अ हैप्पी पोलिंग डे इन भोपाल। आप जी, सभी को आपको भी। भोपाल में मतदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, महिलाओं के जागरूकता की बात चल रही है, जी। तो थोड़ा ये बताएं कि एक जागरूक महिला मतदाता और एक जागरूक पुरुष मतदाता, इन दोनों में समाज के ऊपर किसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, पोलिंग पर और जनरल में, ये बताएं, और उसका कारण क्या है। जी, तो मैं आपका सवाल किससे है? आपका सवाल किससे है? आप दोनों ही थोड़ा थोड़ा सा बता देते। पहले मैडम से ले लेते हैं। हाँ, जी। जागरूक महिला का ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक जागरूक महिला एक पूरे समाज को जागरूक करती, पूरे देश को जागरूक करती है। और ये मान के चलिए कि मतदान की जिम्मेदारी कई घरों में मैंने ये भी देखा है, परिवारों में भी देखा है, मतदान के आज 7 तारीख के 8 दिन पहले भी फैमिली में भी बातें होती हैं। वो कहती हैं कि 7 तारीख को मतदान करने जाना है। घरों में पुरुषों को उठाती है, वयस्क बच्चों को उठाती है कि आपको जल्दी मतदान करना है, जल्दी जाकर करके आना है, फिर देर हो जाएगी, धूप हो जाएगी। तो वो जिस तरह से जागरूक करती है, अगर एक समाज में 1000, 5000, 10,000 परिवार हैं और उन्होंने उन महिलाओं ने अपने परिवार को जागरूक किया है, मतदान करने के लिए प्रेरित किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये तो अपने आप में सिद्ध हो रहा है कि महिलाएं, जागरूक महिलाओं का ज़्यादा प्रभाव समाज पर आ रहा है। बिल्कुल सही है सर। अब आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मैं तो यहीं से अंदाज लगा रहा हूँ कि इस स्टूडियो में मैं अकेला पुरुष हूँ, तो बहुमत तो महिलाओं का ही रहेगा, क्योंकि जी अगर महिलाएं सक्रिय हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि सब चीज़ें बदल जाएंगी। जी और ये बहुत अच्छा संकेत है कि महिलाओं को वोट पिछले 2 चुनाव से काफ़ी बढ़ रहा है। जी। और महिलाओं की भूमिका इतनी ज़बरदस्त है कि आप देखिए कि पुरुष भले ही वोट डालने में लापरवाही करें, लेकिन महिलाएं जो काम करती हैं वो फिर मिलकर करती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ 2-3 वाक्यों में। वो ये कि अगर महिला किसी धार्मिक काम में जुटती हैं तो फिर मंदिरों में रौनक बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। अगर वो धार्मिक काम में जुटती हैं तो फिर बाजार में धार्मिक चीज़ों की खरीदी बढ़ जाती है। तो महिलाओं की सक्रियता से तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और वो फैसले भी अपनी मर्जी से ले रही है। इसलिए सरकारें भी अब महिलाओं की तरफदारी करने वाली सरकारें हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जो पार्टी महिलाओं की चिंता करेगी, जीत उसकी ज़्यादा पक्की होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी मैं कहना चाहती जी। हूँ, सॉरी, एक बीच में बात, कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम अगर पिछले विधानसभा के चुनावों पे नज़र डालें तो 57 महिलाओं में से 27 महिलाओं ने विधायकी जीती। और अभी भी मैदान में लोकसभा के इस चुनाव के लिए 9 से 10 महिलाएं सभी पार्टियों की मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। अभी तो ये मजबूरी है कि पार्टियां टिकट देंगी तो बेचारी लड़ेंगी। हाँ, बिल्कुल। टिकट चूंकि नहीं मिल रहा, अभी इस बात की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संसद में आरक्षण ऐसा कोई मिले। कानून बन जाए ताकि हर पार्टी 33% जी विधायक और सांसद का टिकट महिलाओं को दे। स्थानीय निकायों में तो ये व्यवस्था है, नगर निगम, नगर पालिकाओं में, कि 33% महिलाओं को टिकट देना अनिवार्य हो गया। लेकिन अगर विधानसभा लोकसभा में ये संख्या बढ़ती है 33% की, तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में महिलाओं की हुकूमत ज़्यादा मजबूत होगी और उसमें ममता भी होगी अगर वो सरकार में आती है, मानवीयता भी होगी और सामाजिक सरोकार भी होंगे। हमें लगता है कि महिलाओं की भागीदारी से
सब कुछ बदल जाएगा और बड़ा सकारात्मक होगा। जी बिल्कुल सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन की बात करें सर, वो मतदान के कौन कौन से, मतदान होने से क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं जो हमको देखने में मिल सकते हैं और देखने चाहिए, और उसके आधार पर हमें मतदान करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि अब एक बहुत पुराना सा एग्जाम्पल है जी कि हम अपने बेटे या बेटी के लिए अगर कोई रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो बहुत बारीकी से काम करते हैं, जी क्योंकि हमें लगता है कि एक बेटी या एक बेटे के भविष्य का सवाल है। हम तो 5 साल के लिए पूरे देश का भविष्य तय करते हैं वोट के जरिए। बिल्कुल। एक बेटी के लिए हम जब इतनी बारीकी से काम करते हैं, एक बेटे के लिए बहू लाते हैं तो बहुत उसमें गुण दोष देखते हैं, बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल कराते हैं। आजकल तो नया सिस्टम हो गया कि उसकी जासूसी भी कराते हैं। तो अगर सरकार आप बना रहे हैं, देश का भविष्य जिनके हाथों में दे रहे हैं, उनके बारे में ये जानना जरूरी है कि वो प्रत्याशी कैसा है, वो पार्टी कैसी है, और वो पार्टी देश के लिए कैसी है, और प्रत्याशी समाज के लिए कैसा है। ये हमें लगता है कि जितना इसमें हम बारीकी से काम करेंगे उतना बेहतर प्रत्याशी का चयन होगा और उतनी अच्छी सरकारें बनेंगी। बिल्कुल। सर, हमारे एक दर्शक हैं फ़ोन लाइन पर, अशोक जी हैं जबलपुर से। अशोक जी, सबसे पहले तो नमस्कार, एमपी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न करें। अशोक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, अपना मेरा प्रश्न। सवाल ये है से और मैडम से, जी। ये क्या महिलाएं क्या निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं क्या? अगर निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं तो उनको सम्मानित किया जाए और उनको उत्साहित किया जाए, जी ताकि स्थिति कुछ अच्छी हो जाएगी। टिकट मिलने में तो काफी समय लग जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम बताएं। महिलाएं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं निकाय स्तर पर। राघवेंद्र जी भी इस बात को मेरी हाँ में बोलेंगे, क्योंकि ना निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कोई ऐसे वो नहीं है कि कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लड़ सकती हैं अगर वहाँ उस समाज में, उस क्षेत्र में उनका वर्चस्व है और वो एक अच्छी लीडरशिप करती हैं, तो चुनाव लड़ सकती हैं, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं। कोई इसमें कोई किसी तरह की अड़चन नहीं है। जी जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं दर्शकों, मतदान पर और मतदान कितना ज़रूरी है, इस पर हम जान रहे हैं कि हमारे अधिकार के साथ ही हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है, जिसे हमें जानना ज़रूरी है। आगे जैसे मैं बता ही रही हूँ आपको कि आज जो है 11 राज्यों में चुनाव होने वाला है और इसके साथ 94 सीटों पर ये चुनाव होगा और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव किया जा रहा है, मतदान होगा आज। उसमें से अगर हम बात करें राघवेंद्र जी कि आज बहुत महत्वपूर्ण एक 3 जो हमारे शहर हैं, हमारे ज़िले हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, जिसकी हम बात करें, राजगढ़ हुआ, गुना हुआ और विदिशा हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट्स मानी जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आंकड़ा रहेगा यहाँ पर? देखिए, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से जिन 3 सीटों का आपने जिक्र किया है, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी इलेक्शन लड़ रहे हैं और गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया लड़ रहे हैं और विदिशा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। इन तीनों के चुनाव मैदान में होने से या इस चरण में उनकी सीटों के शामिल होने से हमें लगता है कि जिस बात की हम चिंता कर रहे थे कि मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है, जो चौंका रहा था, वो लगता है कि आज के दिन इन तीनों क्षेत्रों के चलते मध्य प्रदेश में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि अभी तक जो उम्मीदवार खड़े थे उसमें कोई चर्चित चेहरे नहीं थे या वो कम चर्चित चेहरे थे इनकी तुलना में। दिग्विजय सिंह अपने आप में 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, ज्योतिराज सिंधिया केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ उनके साथ ये भी जुड़ गया कि वो सरकार बदलवा कर दूसरी पार्टी में आके इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें लगता है कि इन तीनों सीटों का जो एक समाचार है या संकेत है वो देश भर में जाने वाला है और मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोगों की निगाह इन 3 सीटों पर लगी हुई है, क्योंकि सबको पता है कि जब ये जीतकर दिल्ली में पहुंचेंगे तो इनकी आवाज़ को संसद में सुना जाएगा और ये ऐसी कोई हल्की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तजुर्बेकार है, मजे हुए लीडर हैं और इनको पता है कि जनता की ज़रूरतें क्या हैं और सरकार से क्या कहेंगे तब काम होगा और सरकार से कैसे काम करवाते हैं, ये इन तीनों को अच्छे से आता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये मामला। जी मैडम, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो महिलाओं की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो जो मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है, जैसा सर ने बताया कि अवेयर हुई हैं महिलाएं, तो शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, क्या मानती हैं आप?
शिक्षा का महत्व तो है ही, और मतदाता जागरूकता जो प्रोग्राम है उसका भी बहुत महत्व जी। है। फिर भी मैं एक बात देखती हूँ, पूरे 3 चुनाव की मुझे अच्छे से याद है, शहरी महिलाएं अभी भी मतदान के दिन को छुट्टी की तरह लेती हैं। इसके बावजूद तुलनात्मक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हुई हैं। अभी एक क्लिपिंग देख रही थी मैं बिहार की, कि वहाँ पर ढोल पीट कर महिलाओं ने कहा है कि एक स्लोगन भी दिया है, वो बिहारी में है कि वोट दी है भैया अपने बुथवा पर। तो इस तरह के स्लोगन देकर, और बहुत ही पिछड़ी, और एक और उदाहरण बताती हूँ मैं मतदान का, झाबुआ में, पिछले विधानसभा चुनाव का ही बता रही। झाबुआ में सबसे ज़्यादा अशिक्षित आदिवासी पिछड़ापन है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिशत रहा है मतदान का। तो इसका मतलब है मतदान में जागरूकता आई है, और इसका शिक्षा और अशिक्षा से मतलब नहीं है, मतलब है मतदान जागरूकता से, मतदान शिक्षा से। जी। तो हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मैं अपनी तरफ से एक बात जोड़ना चाहूँगी कि मतदान जरूरी हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या उनके पास जो भी आइडेंटिटी कार्ड है उस पर ये चिन्हित हो 5 साल के लिए कि फला व्यक्ति ने वोट दिया है, जिसके कारण वो इस सरकारी योजनाओं का लाभ यदि ले रहा है या ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये उससे अंकित हो जाएगा और ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। बिल्कुल। तो सरकार भी उन्हीं को, ये बाध्यता होने पर मतदान 100% होने लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैं तो चाहती हूँ कि 75% तक मतदान के लिए लोकसभा में महिलाएं जाएं, तो उन्हें अपने किसी स्त्री हितैषी विधेयक को पारित कराने के लिए किसी पुरुष पर निर्भर ना रहना पड़े, क्योंकि मैं तो महिलाओं पे बात करूंगी, महिला मतदाताओं पे बात करूंगी, और मेरी तो यही इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपकी जो इच्छा है, यहाँ पर हम उसके बारे में चर्चा कर ही रहे हैं। जैसे कि मैं एक चलते चलते आपसे जानना चाहूँगी सर कि जो मतदाता अपना मतदान करना चाहते हैं, एक आदर्श जो लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए, बहुत संकुचित शब्दों में चाहूँगी आपका संदेश रहे, जो मतदाता आपको देख रहे हैं वो एक आदर्श लोकतंत्र का निर्माण करने में किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, आप बताएं। मैं उसके पहले एक लाइन से ये बोलूँगा कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो मतदान कम करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शहरों की बात करें तो अधिकारियों की जो कॉलोनी होती है, बस्ती होती है, वहाँ मतदान बहुत कम होता है, जबकि उनको पता है कि मतदान का क्या महत्व है। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक मतदान करने की बात है, तो मतदान को आप कर्तव्य मानकर चलिए, क्योंकि ये आपको बहुत मुश्किल से मिला है। जब मतदान नहीं होता था, सरकारें, मैंने शुरुआत में कहा था कि तलवार के दम पर बदली जाती थी, उसमें बड़ी तादाद में लोग मरते थे, हत्याएं होती थी, शहीद होते थे। अब आपको सिर्फ बटन दबानी है, इतना तो आप पुरुषार्थ करें कि घर से निकलकर बटन दबा दें। अब तो जोर से ठप्पा भी नहीं लगाना आपको, तो आप ज़रूर ये मतदान करें, क्योंकि ये देश का भविष्य बदलने वाला है, आपका भविष्य बदलने वाला है, और सबसे खास बात, आपके बच्चों का भविष्य संवारने वाला है। इसलिए मतदान जरूर करें, और कसम खाने की हम मतदान के बगैर चाय नहीं पिएंगे। पहले आप मतदान करें और फिर चाय पिएं, तब देश में लोकतंत्र और मजबूत होगा। देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा है, भले ही पुराना अमेरिका का लोकतंत्र है, लेकिन भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है और सबसे परिपक्व लोकतंत्र है। लोग बता रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी बता रही है, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, कम लिखे पढ़े इलाकों में मतदान का प्रतिशत बताता है कि हम पहले से मजबूत हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर हमने आज जाना कि मतदान का क्या महत्व है। एक आदर्श लोकतंत्र के निर्माण में मतदाताओं का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। मतदान करना आपकी जिम्मेदारी नहीं, साथ ही आपका एक कर्तव्य भी है। इस चीज़ को आप नोट कीजिए और अपना जाकर मतदान कीजिए। पहली जिम्मेदारी जो देश के प्रति आपकी बनती है, आप उसको निभाइए और अपने इस कर्तव्य को पूरा कीजिए। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलना चाहेंगे, मिलवाएंगे हम उन लोगों से जो कि मतदान करने जा रहे हैं, और साथ ही गर्मी पड़ रही है, तो किस तरह से इस गर्मी के मौसम में अपने आप को बचाव करते हुए उन्हें मतदान करने जाना है, क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं उनके कुछ विचार। बहुत गर्मी पड़ रही भैया, गर्मी से तो हाल ख़राब है। अच्छा, तो ये
क्या नारियल पानी हाइड्रेट रखता है बॉडी को, बढ़िया रहता है? बढ़िया भैया, सभी नारियल पानी से तो चल रहे हैं अभी, तो स्वाद भी अच्छा रखता है नारियल पानी। ठीक है, और वोट डालने जाएंगे आप? वोटिंग हो रही है आज? ज़रूर जाएंगे भैया, अभी बस जाने वाले। मतदान भी हो रहा है आज, तो वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप गर्मी से बचाव के लिए क्या करते हैं? प्याज रखते। अच्छा, कैसे और क्या खान पान में ध्यान रखते हैं? खान पान से ध्यान से बचे, थोड़ा तेल के सामान से बचे हाँ। और खाना खाएं घर का। प्याज की डली रखते हैं साहब जेब में, हाँ। और ठंडा वंडा पीते हैं, उससे बचाव करते हैं। इस बार भोपाल में ज़्यादा ही गर्मी जी पड़ रही है। जी जी, गर्मी ज़्यादा हो रहा है, है। तो जी वोट डालने जाएंगे? जी जाएंगे ना सर। क्या फ़ायदा करती है छाछ? ये गर्मी में पेट को ठंडक देती है, और क्या। इसलिए चाय नहीं पी के ये छाछ छाछ पी लेते हैं, चाहे गन्ने की जूस। आज साथ में ही है, तो आप वोट डालने जाएंगे? जी। इस टाइम गर्मी तो बहुत पड़ रहा है। 40 डिग्री हो चुका है टेम्परेचर, तो कैसे खुद को बचाव करते हैं आप? क्योंकि हेलमेट भी आपने लगाया हुआ है। यही धूप में निकलते वक्त हेलमेट यूज़ करते हैं, स्टॉल यूज़ करते हैं जी। और बाकी ठंडा गर्म कुछ लेते रहते हैं। और आज तो वोटिंग का दिन है, मतदान का दिन है, आज तो जाएंगे आप वोट डालने? हाँ, वोट डालने तो जाना पड़ेगा क्योंकि मतदान मेरा अधिकार है। गर्मी से सब केरी का पना है, सिर ढक के रख रहे हैं। गाड़ी में तो एसी का उपयोग कर रहे हैं, घर में हैं तो कूलर वगैरह से यूज़ कर रहे हैं। जी जी। और आज 7 मई है, भोपाल में मतदान भी हो रहा है, तो वोट डालने जाएंगे आप? वोट डालने बिल्कुल जाएंगे सर, मतलब हमारा अधिकार है वो, वोट डालने हम भी जाएंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे उसके लिए। गर्मी बहुत पड़ रही है भोपाल में इस बार, जी सर। तो खुद को आप कैसे हाइड्रेट? जैसे आपका वाटरमेलन है वो लेते हैं हम लोग, और खीरा ककड़ी है वो भी उसको यूज़ कर रहे हैं। गन्ने का रस भी पीने आए हैं? गन्ने का रस पीने आए हैं पहली बार यहाँ पे अभी। ये मतदान है आज 7 मई है, तो भोपाल में वोटिंग हो रही है, आप वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल 100% वोट डालेंगे, 100%। दूसरों को भी प्रेरित? बिल्कुल 100%। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में हूँ उनको भी बोला है, सबको 100% वोटिंग होगी। 100% मतदान? 100% मतदान, 100%। और वोटिंग हो रही है, तो वोट डालने जाएंगे? जी जी, वोट डालने जाएंगे। बहुत गर्मी है तो गर्मी लग के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल धूप में निकलने की इच्छा नहीं होती है। छाव आती है, थोड़ी राहत मिलती है, बाकी तो बहुत तेज गर्मी है। कैसे बचाव? हम काम पे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी चाहे धूप हो, पर अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही तो जाना ही पड़ेगा। इसी तरह से आज मतदान भी हो रहा है, तो मतदान करने भी जाना ही पड़ेगा, वो तो गर्मी हो चाहे कुछ हो। बहुत है इस बार भोपाल में। जी सर, कैसे बहुत। आप खुद को? कभी तो गर्मी है, कभी ठंडा मौसम हो जाता है, पर बहुत पड़ेगी, आगे भी लगता है बहुत गर्मी पड़ेगी। स्कूल्स भी सब बंद हो रहे हैं बच्चों के गर्मी के कारण। वोटिंग हो रही है, वोट डालने जाएंगे? ज़रूर जाएंगे सर, वोट तो हमारा अधिकार है, हम ज़रूर जाएंगे। मतदान के उसमें एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि छुट्टी है कि वो सुबह हम लोग पिकनिक में मनाने चले जाएंगे। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वोट दें, उसके बाद उनको जहाँ पे भी जाना है वहाँ पर जाएं। गर्मी बहुत पड़ रही है इस बार भोपाल में? बहुत ज़्यादा। कैसे बचाव करते हैं आप, और दूसरों को भी कैसे बचाव करते हैं? ये जूस बना पिलाते हैं, क्या करें। और आज भोपाल में मतदान भी हो रहा है, तो जाएंगे आप वोट डालने? जाएंगे, बंद कर देंगे, जाएंगे। जहिया भी होगा तहिया जाएंगे, बंद करके दुकान। इस पर गर्मी इसलिए पड़ रही, हाँ गर्मी तो बहुत है, और गर्मी बस यही कि आप जितना हो अपनी केयर करें, गर्मी में कम निकलें दिन में, और निकलें भी तो पूरा केयर करके निकलें। और इस समय बचाओ, क्योंकि मेरे पास तो कार है, तो मैं तो कार में जाता हूँ, और लगभग कोशिश यही करता हूँ कि कार से शाम को निकलूँ मैं घर से अपने। आज अब 7 मई है आज, और मतदान भी हो रहा है भोपाल में, तो आप वोट डालने जाएंगे? हाँ, वोट तो डालने जाएंगे, और वोट तो सबको ही डालना चाहिए, मेरा मानना, चाहे गर्मी कितनी भी हो। हाँ, वोट सबको, हाँ वो अधिकार है, वो आपको 5 साल में एक बार मौका मिलता है, आप अपनी मनपसंद एक सरकार चुनने का, तो वोट तो सबको ही डालना चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे आप कोशिश करें सुबह सुबह जाएँ, और नहीं आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है गर्मी से, तो शाम को जाए। पर मेरा ये आप सबसे अपील है कि वोट अवश्य करें, किसी के फेवर में करें उससे कोई नहीं, मगर वोट अवश्य करें। भैया गर्मी का समय तो है, समय के अनुसार तो गर्मी भी पड़ेगी, ठंडी भी और बरसात भी। तो गर्मी से बचाव के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? गर्मी से बचाव के हर संभव प्रयास किए जाते हैं, जैसे अपन ठंडे पेय पदार्थ हैं, गन्ने का रस है, दही है, छाछ है, लस्सी है, इन सब चीज़ों को उपयोग करना पड़ता है। बाकी बाइक में अगर चलो तो हेलमेट लगा के चलो, मुंह पे कपड़े, शरीर को ढक के रखो,
और अधिकतर प्रयास करें कि धूप से निकलने का प्रयास करें। अच्छा, आज 7 मई है, भोपाल में मतदान भी हो रहा है, तो आप अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे भैया। मताधिकार का प्रयोग करना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखा दर्शकों आपने, गर्मी किस तरह से बढ़ रही है, लेकिन लोग आज कितने अवेयर हैं, अपने मतदान को लेकर कितने अवेयर हैं। तो आप भी अपने मतदान का इस्तेमाल कीजिए और अपने कर्तव्य को निभाइए आज जाकर। अब चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ, हमारे आज के मेहमान में हमारे साथ हैं नंदराम बरैया जी, जो कि मालवी लोकगीत के गायक हैं, और हमारे साथ हैं गोपाल भामर जी, जो अभी ढोलक पर हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मतदान को लेकर आप एक गीत सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों के बीच में, तो आप तैयार हैं? जी मैम। तो चलिए आइए सुनते हैं आपका एक सुंदर सा गीत जी। मतदान हमारा अधिकार है और इसे करना हमारा कर्तव्य भी है, और इस कर्तव्य को हम आज पूरा करेंगे। चलो हो सहेल्या आपण मतदान करेवा, चलो हो सहेल्या आपण मतदान करेवा। मतदान करेवा से कोई भी ना छूटे, मतदान करेवा से कोई भी ना छूटे। चलो हो सहेल्या आपण मतदान करेवा, चलो हो सहेल्या आपण मतदान करेवा। दर्शकों, जैसे कि आज हम मतदान पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत सुंदर हमने गीत सुना, और इसी के साथ हमारे साथ हैं आज हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश से श्री अनुपम राजन सर लाइन पर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सुमिता सिरोठिया निवेदन कर रही थी। थैंक यू वेरी मच मैडम, धन्यवाद। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर मैं चाहूँगी कि आज तीसरे चरण का चुनाव है और मतदान आज हो रहा है। 9 जिलों में आज हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है, तो आप दर्शकों को क्या समझाइश देना चाहेंगे? देखिए, आज 9 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है जी। सुबह का समय है, मैं अभी स्वयं मतदान करके लौटा हूँ जी। तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने सभी मतदाता साथियों से जी। कि आपके इलाके में जहाँ वोटिंग हो रही है, सभी मतदाता साथियों से अपील करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया मतदान केंद्र पे जाएं और वोट करें। मतदान केंद्र पे गर्मी को देखते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। छाया की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, कुर्सियों की व्यवस्था है, वेटिंग एरियाज क्रिएट किए गए हैं, मेडिसिन की व्यवस्था भी रखी गई है। वॉलंटियर्स हैं, खास करके हमारे जो बुजुर्ग मतदाता हैं या जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनको आसानी से वोट कर सकें, उसकी भी अलग से व्यवस्था की गई है। तो मैं अनुरोध यही करना चाहूंगा कि हम लोगों ने सभी व्यवस्थाएं की हैं, सभी जगह मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। गर्मी को देखते हुए जितनी जल्दी हम वोट करें उतना अच्छा है, तो मैं अपील करूंगा सभी से कि मतदान केंद्र पे जाएं और वोट करें। जी, तो सर आज का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता ज्यादा से ज्यादा वोट करें, इसके लिए और क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, अब कई अधिकांश जिलों में कई नए तरह के नवाचार हुए हैं। मैं भोपाल के जिस मतदान केंद्र पे वोट करके आया, वहां भी उन्होंने लकी ड्रॉ जैसी व्यवस्था करी है। आप कूपन डालते हैं
तो तरह तरह, और उसमें आपको कुछ पुरस्कार, कुछ इनाम मिलता है। तो तरह तरह की चीजें की गई हैं, तरह तरह से प्रयास किए गए हैं मतदाताओं से संवाद करने का, मतदाताओं को जागरूक करने का। वैसे भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अधिकार है जो हमें मिला है, वोट डालने का। प्रजातंत्र की एक तरह से ये नींव है, आत्मा है। तो 5 वर्ष में एक बार मौका आता है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि अपने मतदान केंद्र पे जाएं और वोट जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, और एक आदर्श लोकतंत्र के निर्माण में अपना सहयोग दें और इस मतदान के द्वारा अपने कर्तव्य को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, हमने अभी हमारे साथ थे श्री अनुपम राजन, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थे मध्य प्रदेश से। तो हमने उनसे जाना कि किस तरह से आप मतदान के जो महत्व है उसको समझें और अपने कर्तव्य को पूरा करें। हमारे साथ नंदराम बरैया जी हैं, जो कि लोकगीत गायक हैं। अब आप क्या सुनाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? अब कबीर भजन जी सुनाइए। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने एक भजन में यूँ कहा है कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
बहुत सुंदर नंदराम जी, आपने बहुत ही सुंदर 2 अच्छे गीत सुनाए। अब थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आपने गीत लिखे और आपने ये जो गीत गाए, इसकी जो शिक्षा है वो आपने किससे ली, और आपके घर में ये पारंपरिक ये जो कला है इसका अभी तक सुचारू रूप से चल रही है? जी मैम। तो किसने शुरुआत की थी आपके यहाँ सबसे पहले? मेरे दादाजी ने। अच्छा। और दादाजी के साथ रहकर मैं गाते सीखा। कोई म्यूजिक क्लास हमने ज्वाइन नहीं करी। नहीं, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति यहाँ पर दी। और आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी आप इस कला से परिचित कराना चाहेंगे? जी मैम। तो आपके घर में और कौन कौन सीख रहा है ये सब चीज़? मेरा बालक है एक 7 साल का, वो सीख रहा है मैम। जी। कितने परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? हम 6 सदस्य हैं जी। पापा मम्मी और 2 बच्चे और 2। तो एक आध और कुछ अच्छा सा आपके जो गीत हो वो हमारे दर्शकों को सुनाए। आज मतदान दिवस भी है, मतदान हो रहा है आज, तो उससे कुछ संबंधित हो और कुछ और मोटिवेशनल सॉन्ग जो गीत हो तो वो आप सुनाए हमारे दर्शकों को। जी जी। लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बलाई, अरे लागी होई सो जान जो जाकी आर पार हो जाए। ऐसी लागी लगन तेरे नाम की रे, ऐसी लागी लगन तेरे नाम की रे। तेरे नाम की हो गुरु ज्ञान की हो, तेरे नाम की हो गुरु ज्ञान की रे। ऐसी लागी लगन तेरे नाम की हो, ऐसी लागी लगन तेरे नाम की हो। बहुत धन्यवाद नंदराम जी, और बहुत ही आनंद आ गया और आपने गाना गाया कि ऐसी लागी लगन तेरे नाम की हो। और आज हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे भी हम ये हैं कि आज मतदान के लिए आप लगन लगा लीजिए।
हमारा जो आपको लोकगीत सुनाने का एक जो मकसद है वो ये है कि आप अधिक से अधिक जाकर मतदान करें और इस लगन को ले लें और इस कर्तव्य को पूरा करें। और जो आज लोकतंत्र का निर्माण करने में आप सहयोग कर सकते हैं, आदर्श लोकतंत्र को बनाने के लिए आज अपना सहयोग देने की आपको बहुत ज़रूरत है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर एक चलते चलते एक छोटा सा मैसेज और मैं देना चाहूँगी कि एक आदर्श लोकतंत्र का निर्माण करना आप हम सभी की जिम्मेदारी है। एक अच्छा मतदान आप कीजिए ताकि आप जो सही चुने हुए उम्मीदवार हैं उनको बीच में लेकर आ सकें, अपने बीच में अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को उनसे साझा कर सकेंगे। तो ये आपका परम कर्तव्य है, आज इस कर्तव्य को निभाने की आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ फ़िलहाल इतना ही कहकर अपने आप को विराम देना चाहूँगी और आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।